अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद हादिया। आज हम लोग करने वाले हैं साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स या पैराफिलिक डिसऑर्डर्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें यही है कि जो बंदा जो भी एबनॉर्मल तरीके से ये अब इस किसी और चीज़ में से प्लेजर हासिल करना चाहे, बेशक वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हों या वो कोई भी ऑब्जेक्ट गारमेंट्स वगैरह हों जो कि सिर्फ क्लोथ से रिलेटेड ना हो, या वो बच्चों से करे या वो इसी तरह जो है ना एबनॉर्मल तरीके से करे, तो वो जो है ना पैराफिलिक डिसऑर्डर्स में आता है। सबसे पहले देख लेते हैं डेफिनेशन। सेक्सुअल डिसफंक्शंस आर heterogeneous groups of disorders that are typically characterized by clinically significant disturbance in a person's ability to respond sexually or to experience sexual pleasures. Two major categories हैं पैराफिलिक डिसऑर्डर्स। जेंडर डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर में यही होता है कि वो अगर मेल होता है तो फीमेल अपने आप को समझता है कि मैं फीमेल हूँ, उसका बॉडी लैंग्वेज वगैरह ऐसी होती है, या तो वो ट्रांसजेंडर होता है इस तरह के, या फिर वो सर्जरी के थ्रू जाते हैं जेंडर डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर वाले। पैराफिलिक डिसऑर्डर जब उनकी जो ना इसमें देख लेते हैं कि उनकी जो सेक्सुअल अट्रैक्शन होती है किसी भी अनयूजुअल सब्जेक्ट से होती है, और उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी ऐसी ह्यूमिलेट करने वाली होती है, दूसरों को पेन पहुंचाने वाली होती हैं। पैराफीलिया का जो है ना अब हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। जो टर्म पैराफीलिया है, पैरा मीन फॉल्टी और एबनॉर्मल, वेरस फीलिया मीन्स अट्रैक्शन। तो उनकी जो होती है ना एबनॉर्मल अट्रैक्शन होती है, फॉल्टी या एबनॉर्मल अट्रैक्शन कह सकते हैं। पैराफीलियाज वो बिहेवियर होते हैं इंडिविजुअल के जिसमें वो सेक्सुअली अराउज होते हैं अपनी फैंटेसीज से और किसी भी नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट से, मतलब कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से, या बच्चों से, वो बच्चों से या नॉन कॉन्सेंटिंग पर्सन से, या वो फिर दूसरों को ह्यूमिलेट करते हैं, अपने अपने पार्टनर को पेन पहुंचाते हैं और फिर उनको खुशी मिलती है। Non-normative, unusual sexual behavior is not pathological in and of itself, or only when these sexual urges or behavior involve recurrent and intense sexual arousal that cannot be achieved in any other fashion as they regarded as symptom of a psychological disorder. तो इसमें देख अब ये है कि कहाँ से था, और जब तक वो तब तक जो है ना उनको वो डिज़ायर उनकी पूरी नहीं होती जब तक वो उनका जो टारगेट है वो लोग पूरा ना कर लें, और अगर वो फुलफ़िल नहीं कर सकते तो पूरा दिन वो ही सोचते रहते हैं कि किस तरह हम लोग अपने गोल को पूरा करें, और दिन के बाकी काम उनके उसी चक्कर में रह जाते हैं। डिसऑर्डर्स कौन कौन से आते हैं? पैराफीलिया डिसऑर्डर्स में आते हैं व्यूरिस्टिक डिसऑर्डर, एक्जिबिनिस्टिक डिसऑर्डर, फ्रोटेरिस्टिक डिसऑर्डर, सेक्सुअल मेसोचिज्म, सेक्सुअल सैडिज्म डिसऑर्डर, पेडोफिलिक डिसऑर्डर, फेटिस्टिक डिसऑर्डर, ट्रांसवेस्टिक डिसऑर्डर। क्राइटेरिया देख लेते हैं। सबसे पहले पैराफिलिक डिसऑर्डर्स का क्या क्राइटेरिया हो सकता है? 6 मंथ्स के लिए एटलीस्ट प्रेजेंट हो, किसी भी जो है ना उनके अंदर इंटेक्स सेक्सुअल अराउजल हो किसी भी सोर्स से, उनकी जो भी उनकी फैंटेसीज हैं, अर्जेस हैं, जो भी वो सोच रहे हैं उससे उनके जो है ना अराउजल हो, एटलीस्ट 6 मंथ्स का पीरियड हो जिसमें जो कि हम लोग देखें तो फिर हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं। किसी भी नॉन कंसेंटिंग पर्सन के साथ करें, और ये डिस्ट्रेस और जो इम्पेयरमेंट पैदा करता है। आगे है न्यूरिस्टिक डिसऑर्डर। न्यूरिस्टिक डिसऑर्डर क्या होता है कि वो दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं, न्यूडिटी या सेक्सुअल एक्टिविटीज़ ऑफ अदर्स, ये दूसरों को देख कर जो है ना सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन पाते हैं। इसको डायग्नोज करने का तरीका क्या है? एटलीस्ट 6 मंथ के लिए प्रेजेंट हो और दूसरों को निकेट ऑब्जर्व करें या डिस्टर्बिंग करते हुए ऑब्जर्व किया करते हैं। ये नॉन कॉन्सेंटिंग पर्सन के साथ ये एक्ट करते हैं, डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट पैदा करता है उनकी लाइफ में। और ये एटलीस्ट जो है ना एडल्ट जो भी बंदा हो वो 18 साल का हो, तो आप उसको कह सकते हैं वे व्यूरिस्टिक डिसऑर्डर का शिकार है। व्यूरिस्टिक डिसऑर्डर न्यूडिटी और सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को देख कर, जो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन बाय वॉचिंग। ठीक है, आगे इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में देखा जाए तो क्या है कि ये रिस्ट्रिक्टेड होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन में, वहीं पे ये एक्ट करते हैं। primarily applicable to individuals living in institution or other settings where opportunities to engage in voyeuristic behavior are restricted, जहाँ पे पाबंदी होती है। फुल रिमिशन में क्या है कि हैज़ नॉट एक्टेड ऑन द अर्जेस विद द नॉन कंसेंटिंग पर्सन, किसी भी नॉन कंसेंटिंग पर्सन के साथ नहीं इन्वॉल्व होते, एंड देयर हैज़ नो, और कोई भी डिस्ट्रेस नहीं होता, कोई भी सोशल इम्पेयरमेंट नहीं होती, ऑक्यूपेशनल या कोई भी अदर एरियाज ऑफ फंक्शनिंग में इम्पेयरमेंट नहीं होती, और ये अनकंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में होता है, एटलीस्ट 5 ईयर्स के लिए होता है। आगे आ रहा है एक्जिबिनिस्टिक डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि दूसरों को जो है ना अपने जो कि प्राइवेट पार्ट्स होते हैं किसी भी स्ट्रेंजर को या बच्चों को दिखाकर इनको सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मिलती है। ज़्यादातर ये एडल्सेंस में शुरू होता है। देयर इज़ seldom an attempt to have actual contact with a stranger,
Expose seems overwhelming and virtually uncontrollable to the exhibitionistic and is apparently triggered by anxiety and restlessness as well as sexual arousal. एक्सपोजर जो होते हैं वो रिपीटेड भी हो सकते हैं और सेम प्लेस पे भी हो सकते हैं, सेम टाइम ऑफ द डे में भी हो सकते हैं, और इनको ये भी पता होता है कि हमारे पर सोशल या लीगल एक्शन होता है, फिर भी वो लोग ये काम करते हैं। डायग्नोस्ट करने का क्राइटेरिया क्या है? एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए प्रेजेंट हो और दूसरों को अपने प्राइवेट पार्ट एक्सपोज करते हैं, किसी भी जो है ना स्ट्रेंजर को, किसी भी नॉन कंसेंटिंग पर्सन के साथ ये एक्ट करते हैं। स्पेसिफाई ये भी किया जाए कि प्री प्रोबेटल चिल्ड्रन के साथ करते हैं या फिजिकली मेच्योर इंडिविजुअल को करते हैं एक्सपोज, या प्री प्रोबेटल चिल्ड्रन एंड टू फिजिकली मेच्योर इंडिविजुअल्स दोनों को करते हैं। ये भी स्पेसिफाई किया जाए कि जो भी रिस्ट्रिक्टेड एरिया है वहाँ पे कर रहे हैं या फुल रिमिशन जो कि अनकंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है किसी भी नॉन कंसेंटिंग पर्सन के साथ नहीं कर रहे, और ये कोई भी डिस्ट्रेस नहीं पैदा करता। फ्यूरिस्टिक डिसऑर्डर में देख लेते हैं क्या है। किसी भी स्ट्रेंजर को टच करना जो है उस ये आता है फ्यूरिस्टिक डिसऑर्डर में। जैसे कि कोई भी क्राउडेड एरिया में जाते हैं या कोई भी जाते जाते किसी को टच कर देना, गलत जगह गलत तरीके से उसको टच करना, हाथ लगाना, तो ये होता है फ्यूरिस्टिक डिसऑर्डर। ये ज़्यादातर इसके ऊपर ज़्यादा इतनी एक्सटेंसिव स्टडी नहीं की गई। ये भी और पैराफीलिया के साथ ही होता है। इट टिपिकली अकर्स अलोंग विद अदर पैराफीलियाज। डायग्नोज करने का तरीका क्या है? एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए पैदा हो, दूसरों को टच करके, किसी भी स्ट्रेंजर को टच करके अपनी जो कि सेक्सुअल अर्जेज हैं उनको पूरा करते हैं। किसी भी नॉन कंसेंटिंग पर्सन के साथ करती हैं। डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट पैदा करता है सोसाइटी में। कंट्रोल इन्वायरमेंट में देखें कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है वहाँ पर ये करते हैं ये काम। और इन फुल रिमिशन में देखा जाए कि अनकंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में एटलीस्ट 5 ईयर्स के लिए किसी भी जो है ना हैज़ नॉट एक्टेड ऑन द अर्जेस विद अ नॉन कंसेंटिंग पर्सन और कोई भी डिस्ट्रेस नहीं होता। सेक्सुअल मेसोचिज्म डिसऑर्डर क्या है? किसी भी जो भी सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन है उनको वो लोग दूसरों को पेन पहुंचाकर जो कि ह्यूमिलिएट करके इनको मिलती है, और इनके पास फैंटेसीज होती हैं फोर सेक्स की। और मेसोचिज्म अर्जेस बाय देमसेल्फ परहैप्स ट्राइंग स्टिकिंग पिन्स इनटू और इवन कटिंग देमसेल्फ। सेक्सुअल पार्टनर रिस्ट्रेन टाई अप, और ये अपने पार्टनर्स को बांधते हैं, टाई करते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक्स वगैरह देते हैं। डायग्नोज करने का तरीका क्या है? 6 मंथ्स के लिए एटलीस्ट प्रेजेंट हो, दूसरों को ह्यूमिलिएट करते हैं, दूसरों को मारते पीटते हैं, डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट पैदा करता है। फिर ये स्पेसिफाई ये भी किया जाए विद एसफिजोफिया के रिस्ट्रिक्शन ऑफ ब्रीथिंग करने से रिलेटेड है या नहीं। इन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के वहाँ पर जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है वहाँ पर भी कर रहे हैं, या फुल रिमिशन के अनकंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में जहाँ पे नो डिस्ट्रेस, कोई भी डिस्ट्रेस नहीं पैदा करता। सेक्सुअल सैडिज्म डिसऑर्डर क्या है? इंटेंस और रिकरेंट डिज़ायर होती है टू obtain और इंक्रीज सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन बाय इन्फ्लिक्टिंग पेन और साइकोलॉजिकल सफरिंग। ये भी सेम वैसे ही है। मैचोजम क्या नाम था? मेसोचिज्म। सेक्सुअल मेसोचिज्म डिसऑर्डर की तरह ही है सेक्सुअल सैडिज्म, क्योंकि ये भी दूसरों को पेन पहुंचाती है, लेकिन इसमें साइकोलॉजिकल सफरिंग भी होती है। ये दूसरों को के ऊपर डोमिनेट करते हैं, रिस्ट्रेन करते हैं, ब्लाइंड फोर्स, कटिंग, स्ट्रैंगलिंग, म्यूटिलेटिंग और इवन किलिंग द विक्टिम। डायग्नोज करने का तरीका क्या है? एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए प्रेजेंट हो, फिजिकल और साइकोलॉजिकल सफरिंग दे दूसरे बंदे को, और किसी भी नॉन कंसेंटिंग पर्सन के साथ करे, ये डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट पैदा करे सोसाइटी में। ये भी स्पेसिफाई किया जाए किसी जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन हो इस चीज़ की। और फुल रिमिशन में ये देखा जाए कि अनकंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में जहाँ पे ये किसी नॉन कंसेंटिंग पर्सन के साथ नहीं करते और कोई भी नो डिस्ट्रेस या इम्पेयरमेंट पैदा करते हैं। पीडाफिलिक डिसऑर्डर क्या है? किसी भी बच्चों के साथ करना। सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद प्री pubertal और pubescent children, or when they experience recurrent intense and distressing desires for sexual contact with बच्चों के साथ करते हैं। पेडाफोलिक डिसऑर्डर बच्चों के साथ करते हैं और इसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी वगैरह भी होती है। और those with this disorder may be attracted to prepubescent children, classic type, or early pubescent children, hebephilic type, और both pedophilic type। ये इसकी टाइप्स हैं। पेडोफिलिक डिसऑर्डर में टाइप्स क्या है? क्लासिक टाइप में आते हैं ये प्री प्यूबर्टल चिल्ड्रन, और हैबीफिलिक टाइप में आते हैं अर्ली प्यूबेसेंट, और पेडोफिलिक टाइप में आते हैं बोथ, दोनों आते हैं। और ये ज़्यादातर ये बच्चों को जो है ना पोर्नोग्राफी में आते हैं, बच्चों से ही अट्रैक्टेड होते हैं। कुछ होते हैं जो कि बड़ों से अट्रैक्टेड होते हैं। 6 मंथ्स का पीरियड होता है, और ये भी देखा जाए कि जो बच्चे जो है ना वो 13 साल जिनको ये विक्टिम बनाते हैं वो
13 साल या 13 साल से छोटे होते हैं और अपने जो भी डिस्ट्रेस होती है, फैंटेसीज होती हैं, वो इन बच्चों पे उतार के डिस्ट्रेस पैदा करते हैं। 16 साल से जो भी इंडिविजुअल ये करता है वो एटलीस्ट 16 ईयर्स का होगा, या तो फिर वो बच्चे से 5 साल उम्र में बड़ा होगा। और वो लोग जो लेट एडल्सेंस में वो इनमें शुमार नहीं होते। स्पेसिफाई ये भी किया जाए कि एक्सक्लूसिव टाइप है कि नॉन एक्सक्लूसिव टाइप है, ये भी स्पेसिफाई किया जाए कि मेल के साथ अट्रैक्टेड है कि फीमेल के साथ अट्रैक्टेड है कि बोथ के साथ अट्रैक्टेड है, ये भी स्पेसिफाई किया जाए। लिमिटेड टू इंस्टेंट। फेटिस्टिक डिसऑर्डर क्या है? कॉमन पैराफिलिक डिसऑर्डर है जिसमें नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को ये लोग विक्टिम बनाते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को किसी भी स्टिमुलाई कुछ ऐसा होता है जो उनको अराउज़ कर देता है, उसकी वजह से ये अराउज़ हो जाते हैं। ज़्यादातर ये कॉमन आदमियों में होता है, एडल्सेंस में बिगिन शुरू होता है। और ये इनको कुछ कोई भी चीज़ जो है ना वो अराउज़ कर सकती है, कोई भी क्लोथिंग वगैरह कुछ भी। और अपने पार्टनर को भी कह सकते हैं कि तुम ये पहन लो, तुम एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए प्रेजेंट होता है। किसी भी नॉन जो है ना नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को देख के ये अराउज हो जाते हैं, डिस्ट्रेस पैदा करता है। द फेटिश ऑब्जेक्ट्स आर नॉट लिमिटेड टू आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग, सिर्फ क्लोथिंग के आर्टिकल से नहीं होती, वो शूज़ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। स्पेसिफाई ये किया जाए बॉडी पार्ट्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स अदर। स्पेसिफाई किया जाए कि कंट्रोल एनवायरनमेंट में है कि जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होती है। फुल रिमिशन में है कि नो डिस्ट्रेस होती है जहाँ पे अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है। आगे आ रहा है ट्रांसवेस्टिक डिसऑर्डर। अपने ऑपोजिट जेंडर के क्लोथ को देख के अराउज हो जाते हैं, एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए प्रेजेंट हो, और ये डिस्ट्रेस पैदा करता है। किसी भी फैब्रिक या मटेरियल या गारमेंट से जो है ना अराउज हो जाते हैं। और अपने आप को इमेजेस ऑफ सेल्फ एज फीमेल, अपने आप को एज अ फीमेल देखते हैं। फिर स्पेसिफाई ये किया जाए कि किसी भी रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में है या फुल रिमिशन में देखा जाए कि तो नो डिस्ट्रेस होता है, और अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हो। फिर इटियोलॉजी ऑफ पैराफिलिक डिसऑर्डर, न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर्स देख लेते हैं हम लोग। देख कहते हैं कि जो मैन होते हैं उनमें पैराफिलियल डिसऑर्डर ज़्यादा होते हैं। एंड्रोजन हार्मोन उनके अंदर होता है, हार्मोन लाइक टेस्टोस्टेरोन जो कि इसमें रोल अदा करता है। एंड्रोजन जो कि सेक्सुअल डिज़ायर्स को रेगुलेट करता है। सेक्सुअल डिज़ायर अपीयर्स टू बी टिपिकली हाई अमंग पीपल विद पैराफिलियाज, उनमें हाई होती है। मेन विद पैराफिलियाज डू नॉट अपीयर टू हैव हाई लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन और अदर एंड्रोजन। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स देख लेते हैं कि इसमें रिस्क ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। डोमिनेंट मॉडल्स एम्फेसाइज कंडीशनिंग एक्सपीरियंसेस। Behavioristic theories view the cause of paraphilia as classic condition that by chance has linked, उनका कोई भी वो जो चीज़ देखते हैं उसका कोई भी लिंक होता है उनके क्लासिकल कंडीशनिंग के मुताबिक। अगर हम लोग देख लें तो वो जो हमने एक एग्जांपल देखी थी कि ये जब डॉग को फूड देते थे तो वो बेल बजती थी, बेल बजाते थे, फूड देते थे, इस तरह उनका करते रहे। इवॉन पैवलव थे मेरा ख्याल में, यस इवॉन पैवलव थे। तो जब भी वो फिर उन्हें बेल बजाते थे तो उसको सेलिब्रेशन होने लग जाती थी, बेशक वो फूड होता था या नहीं होता था, वो ये था। तो ये इसमें यही कह रहे हैं कि कोई भी स्टिमुलॉय ऐसा होता था जिससे वो अट्रैक्ट होते थे तो वो अराउज हो जाते थे। From an operant conditioning perspective, some paraphilia such as exhibitionistic disorder and pedophilic disorder are considered an outcome of inadequate social skills. इनके पास social skills इतने नहीं होते कि वो traditional relationships को बना पाएँ, बल्कि ये फिर जो है ना ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जहाँ पे ये जो है ना डिफरेंट अदर देन ह्यूमंस को यूज़ करते हैं। और जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो क्या है? जो भी पैराफीलिया के साथ शिकार होते हैं वो बचपन में उनके साथ फिजिकल या सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ होता है, या उनके माँ बाप उन पर तवज्जो नहीं देते, माँ बाप का अच्छा रिलेशनशिप नहीं होता। और जो कि सेक्सुअल अफेंडर्स होते हैं उनके अंदर रेट ऑफ सेक्सुअल अब्यूज़ आर 3 फोल्ड हायर। फिर अल्कोहल और उसके नेगेटिव इफेक्ट जो होते हैं वो इमीडिएट ट्रिगर्स ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ पेडाफिलिक व्यूरिस्टिक एंड एग्जिबिशनिस्टिक डिसऑर्डर। आगे आ रहा है, दिस इज अ consistent with evidence that alcohol decreases inhibition. Deviant sexual activity like alcohol use may be a means of escaping from negative effect. अल्कोहल का यूज़ बेशक वो नेगेटिव इफेक्ट को escape करने के लिए, रिलीफ के लिए अपने यूज़ करते हैं। और ये भी कहा गया है कि पैराफिलिक डिसऑर्डर का एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ ताल्लुक होता है। तो ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कर दिया करें।